नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12 के इतिहास की रोचक कहानियों के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं आज की कहानी में हम इतिहास के किस प्रश्न को पलटने जा रहे हैं। माँ, अब की बार जब पापा गांव जाएंगे तो मैं भी उनके साथ गांव घूमने जाऊंगा। क्यों मेरे राजा बेटा को गांव क्यों जाना है? क्योंकि माँ, मुझे गांव का जीवन देखना है, खेत देखने हैं, किसान देखने हैं, पंचायत देखनी है। ग्रामीण जीवन के बारे में मुझे बहुत कुछ देखना है माँ। तो ये सब देखने का मन क्यों हुआ तुम्हारा? क्योंकि पहले जब भी कभी मैंने तुमको तुम्हारे पापा के साथ गांव जाने को कहा तो तुमने कहा कि तुमको यही घर पर रहना है, टीवी देखनी है। फिर अब क्या हुआ मेरे राजा बेटे? माँ, मेरा नया दोस्त है ना राहुल, वो अभी गांव घूम कर आया है और उसने ही मुझे गांव की, किसानों की कहानियां सुनाई हैं। तब से मेरा मन गांव जाने का कर रहा है। ओह, तो ये बात है। लेकिन बेटा, गांव तो अब पहले से बहुत बदल गए हैं। किसानों के तौर तरीके, रहन सहन काफी कुछ परिवर्तित हो गया है। अच्छा माँ, तो आप ही मुझे बताओ ना कि पहले गांव कैसे होते थे, किसान कैसे रहते थे। मुझे भी जानना है माँ। मुझे किसानों के जीवन की कहानी सुनाओ ना माँ। ठीक है बेटा, आज मैं तुम्हें 16वीं 17वीं शताब्दी के किसान, जमींदार और राज्य की कहानी सुनाती हूँ। 16वीं 17वीं शताब्दी के दौरान हमारे देश की 85% जनसंख्या गांव में ही रहती थी। तब छोटे छोटे किसान ही नहीं, बड़े बड़े संभ्रांत लोग भी खेती किसानी करते थे। इन छोटे छोटे किसान और बड़े बड़े संभ्रांत लोगों के बीच कभी सहयोग का रिश्ता होता था तो कभी संघर्ष का रिश्ता होता था बेटा। कभी संघर्ष का, कभी सहयोग का। इसका क्या मतलब है माँ? बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम और तुम्हारी बहन खेलते समय तो एक टीम होते हो ना, तुम्हारी बहुत बनती है। लेकिन जब पापा जलेबी समोसे लाते हैं तो उनके हिस्से को लेकर तुम दोनों आपस में बहुत लड़ते हो। बिल्कुल वैसा ही समझो बेटा। इसी प्रकार दोनों वर्ग फसल के हिस्से को लेकर अपनी अपनी दावेदारी करते थे। इसी उतार चढ़ाव, ताने बाने से गांव का समाज बनता था। इसी बीच कई बाहरी ताकतें भी ग्रामीण दुनिया में शामिल हुईं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण राज्य था मुगल साम्राज्य। हाँ, मुगल साम्राज्य माँ, उस समय मुगल साम्राज्य था। यह तो मैंने छोटी कक्षा में पढ़ा है। हाँ, बिल्कुल ठीक बेटा। मुगल साम्राज्य अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा कृषि उत्पादन से ही वसूल किया करता था। राज्य के नुमाइंदे यानी कि बादशाह के प्रतिनिधि, जिसमें राजस्व निर्धारित करने वाले, राजस्व वसूली करने वाले, हिसाब रखने वाले, यह सभी ग्रामीण समाज पर अपना पूरा काबू रखने की कोशिश करते थे। वह चाहते थे कि खेती की जुताई समय पर हो जाए, जिससे राज्य को अपने हिस्से का कर, यानी कि जिसे हम वर्तमान समय में टैक्स कहते हैं ना बेटा, समय पर मिल जाए। और बेटा, कई फसलें तो बिक्री के लिए ही उगाई जाती थी, इसलिए व्यापार, मुद्रा और बाजार भी गांव में आ गए। इससे खेती वाले इलाके शहर से जुड़ गए। अच्छा माँ, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे आप घर का पूरा हिसाब किताब रखती हो और पापा इनकम टैक्स भरते हैं। लेकिन माँ, एक बात तो है, पापा की लाइफ तो बहुत टफ है, लेकिन किसान और गांव का जीवन तो बड़ा आसान है। बस एक बार फसल बो और पूरे वर्ष आराम करो। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। फसल अच्छी हो, इसके लिए गांव में किसान हर मौसम में अलग अलग काम करते थे। वे जमीन की जुताई करते थे, बीज बोते थे। फसल जब पक जाती थी तब उसकी कटाई भी करते थे। और तो और वह उन वस्तुओं का उत्पादन भी करते थे जो कृषि पर आधारित होती थी, जैसे कि तेल और शक्कर का उत्पादन। और बेटा, मैदानी भागों में तो यह काम फिर भी आसान था। लेकिन तुम तो जानते हो ना कि हमारे देश में कितनी भौगोलिक विविधता पाई जाती है। यह तो तुमने स्वयं देखा है जब हम गर्मियों की छुट्टियों में घूमने जाते हैं कि हमारे देश में कहीं पर सूखी विशाल पहाड़ियां हैं, कहीं पठार हैं, कहीं पर जंगल हैं, कहीं पर कम वर्षा होती है तो कहीं पर अधिक वर्षा होती है। तो सोचो बेटा,
उस समय तो आज के समय के जैसे आधुनिक कृषि उपकरण भी नहीं हुआ करते थे, तो ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों में कृषि करना कितना मुश्किल होता होगा। हाँ माँ, ये बात तो है, लेकिन मेरे दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है कि यह पता कैसे लगा कि 16वीं-17वीं शताब्दी में ग्रामीण जीवन कैसा था, क्योंकि किसान स्वयं तो अपने बारे में लिख नहीं सकते, क्योंकि जैसा कि आपने बताया वह तो खेती किसानी में व्यस्त रहते थे। फिर कैसे पता चला माँ? ओह, तो यह प्रश्न चल रहा था मेरे बेटे के दिमाग में। बेटा, भले ही किसान अपने बारे में खुद कुछ नहीं लिखा है, लेकिन मुगल बादशाह के दरबार में शाही लेखक हुआ करते थे, जो बादशाह की नीतियों के बारे में, उस समय के समाज के बारे में लिखा करते थे। और इन्हीं ऐतिहासिक ग्रंथों व दस्तावेजों से हमें उस समय के कृषि उत्पादन का भी ज्ञान होता है। जैसे कि मुगल बादशाह अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल, अबुल फजल द्वारा लिखित ग्रंथ आईन अकबरी, जिसे संक्षेप में आईन भी कहते हैं। इस ग्रंथ में खेतों की नियमित जुताई करने के लिए, राज्यों के नुमाइंदों द्वारा करों की उगाही के लिए, और उस समय जमीन की सत्ता जिनके पास हुआ करती थी, यानी कि जमींदारों और राज्यों के बीच नियमन के लिए जो इंतजाम राज्य ने किए थे, उसका पूरा लेखा जोखा इस ग्रंथ में बहुत ही सावधानी से लिखा गया है। लेकिन माँ, आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल, जैसा कि आपने बताया कि दरबारी लेखक थे, तो उन्होंने तो किसानों के बारे में जो भी लिखा होगा, वो क्या बड़ा सा शब्द बताया था आपने, सत्ताधारी। हाँ, सत्ताधारी लोगों के नजरिए के हिसाब से ही होगा ना माँ? यह बात तो तुमने बिल्कुल सही पकड़ी, लेकिन खुशनसीबी से हम उन स्रोतों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो मुगलों की राजधानी से दूर के इलाकों में लिखे गए हैं। इनमें 17वीं व 18वीं सदियों के गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से मिलने वाले दस्तावेज शामिल हैं। इन दस्तावेजों में भी हमें सरकार की आमदनी की विस्तृत जानकारी मिलती है। इसके अलावा बेटा, ईस्ट इंडिया कंपनी के भी बहुत सारे दस्तावेज हैं, जिनसे हमें पूर्वी भारत के कृषि उपयोगी बातों का ज्ञान होता है। और बेटा, जैसे मैं, जब तुम्हारी और तुम्हारी बहन की लड़ाई होती है, तब मैं दोनों की बातें सुनकर ही फैसला देती हूँ ना, कि सच्चाई क्या है, गलती किसकी है। हाँ माँ, आप बिल्कुल ऐसे ही फैसला देती हैं। तो बेटा, बिल्कुल वैसे ही सभी स्रोतों का अध्ययन करने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। तभी तो यह स्रोत हमें यह जानने में मदद करते हैं कि किसान राज्य को किस नजरिए से देखते थे, तथा राज्यों से उन्हें कैसे न्याय की उम्मीद थी। और एक बात बताऊं मैं तुमको बेटा, उस समय मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोतों में किसानों के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे कि रैयत, मुजरियान व असामी। अच्छा, तो जैसे आप मुझे कभी प्यार से सोनू बुलाती हो, कभी सूरज बुलाती हो, कभी राजा बेटा बुलाती हो, बिल्कुल वैसे ही ना माँ? अरे मेरे बुद्धू बेटे, मैं तो तुम्हें प्यार से इन सभी नामों से पुकारती हूँ, लेकिन किसानों का यह नाम तो उनके पास उपलब्ध जमीन की मात्रा के आधार पर रखा गया था। जैसे 17वीं सदी में किसानों की 2 किस्में बताई गई हैं। पहली खुद काश्त और दूसरी पाही काश्त। खुद काश्त वह किसान थे जो अपने ही गांव में रहते थे और उनके पास अपनी खुद की जमीन थी। वहीं दूसरे थे पाही काश्त, जो खेतीहर थे, जो दूसरे गांव से ठेके पर खेती करने आते थे। पाही काश्त कभी मर्जी से पाही काश्त बनते थे, तो कभी मजबूरी से। मर्जी से बनते थे और मजबूरी से बनते थे, ये दोनों तो अलग अलग बातें हुई ना माँ? इसका क्या मतलब है माँ? हाँ, मर्जी से इसलिए बेटा, जब किसी दूसरे गांव में बेहतर कर मिलता था तो वह मर्जी से पाही काश्त बनते थे। लेकिन इसके विपरीत जब कभी अकाल पड़ता था और भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाती थी, तब किसानों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो जाती थी कि उन्हें मजबूरी में पाही काश्त बनना पड़ता था बेटा। और तो और बेटा, सिर्फ इतना ही नहीं, उत्तर भारत के औसत किसान के पास 1 जोड़ी बैल और 2 हल, बस इतना ही होता था। गुजरात में 6 एकड़ जमीन जिन किसानों के पास होती थी, वह समृद्ध माने जाते थे, जबकि बंगाल में
10 एकड़ जमीन वाले किसानों को आसामी यानी कि अमीर माना जाता था। खेतीहर किसान जमीन की सीमाओं पर मिट्टी, ईंट और कांटों से पहचान भी बनाते थे। जमीन के ऐसे हजारों टुकड़े किसी गांव में तुम आज भी देख सकते हो। ओह माँ, यह तो बहुत अलग अलग खासियत थी कृषि समाज की। हाँ बेटा, और इसी तरह भारत में किसान बस्तियां कुछ ही समय में बस भी जाती थीं और उजड़ भी जाती थीं। मुगल बादशाह बाबर तो भारतीय कृषि समाज की इस खासियत से अचंभित ही रह गया। उसने तो अपने संस्मरण बाबरनामा में भी लिखा है, उसने लिखा है, हिंदुस्तान में बस्तियां और गांव दरअसल शहर के शहर एक लम्हे में ही वीरान हो जाते हैं। वर्षों से आबाद किसी बड़े शहर के बाशिंदे उसे छोड़कर चले जाते हैं, तो वे ये काम कुछ इस तरह करते हैं कि 1.5 दिनों के अंदर उनका हर नामो निशान वहां से मिट जाता है। दूसरी ओर अगर वे किसी जगह पर बसना चाहते हैं तो उन्हें पानी के रास्ते खोदने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनकी सारी फसलें बारिश के पानी में उगती हैं। और चूंकि हिंदुस्तान की आबादी बेशुमार है, लोग उमड़ते चले आते हैं। वे एक सरोवर या कुआं बना लेते हैं। उन्हें घर बनाने या दीवार खड़ी करने की भी जरूरत नहीं होती। खस की घास बहुतायत में पाई जाती है, जंगल अपार हैं, झोपड़ियां बनाई जाती हैं और यकायक एक गांव या शहर खड़ा हो जाता है। अच्छा, तो ये बात है माँ, कृषि समाज में तो बहुत विविधता पाई जाती थी। लो माँ, आपने बारिश की बात की और देखिए बारिश होने भी लगी। माँ, अगर ऐसे बारिश के मौसम में कहानी सुनते सुनते चाय पकौड़े मिल जाएं, तो आनंद ही आ जाए। अच्छा, तो बारिश में तुम्हारा मन चाय पकौड़े खाने का करने लगा। लेकिन क्या तुमको पता है बेटा कि यह वर्षा कृषि समाज के लिए अलग ही महत्व रखती है। इसलिए तो मानसून भारतीय कृषि की रीढ़ तब भी था और आज भी है। अच्छा माँ, तो वो कैसे? यह कहानी भी सुनाओ ना। बेटा, आज तुमने 16वीं 17वीं सदी के किसानों और उनके जीवन की कई कहानियाँ सुन ली। अब आगे की कहानी मैं तुम्हें कल सुनाऊंगी। अभी मुझे छत से सूखे कपड़े भी तो उठाकर लाने हैं, नहीं तो कपड़े भीग जाएंगे और तुम्हारे लिए चाय पकौड़े भी बनाने हैं। माँ, आप बहुत अच्छी हैं। सूखे कपड़े छत से मैं लेकर आता हूँ और आप जब तक चाय पकौड़े बना रही हैं, तब तक मैं 16वीं 17वीं सदी के कृषि समाज की अब तक की कहानी अपनी डायरी में लिखता हूँ और फिर अपने दोस्त राहुल के साथ इस पर चर्चा भी करूँगा। लेकिन आप वादा कीजिए कि मुझे आगे की कहानी कल जरूर सुनाएंगी। हाँ हाँ बेटा, सुना दूंगी। अभी आप सुन रहे थे इतिहास कक्षा 12 के अध्याय 8 किसान, जमींदार और राज्य के अंतर्गत 16वीं व 17वीं सदी यानी कि मुगल साम्राज्य में तत्कालीन किसान जीवन, कृषि उत्पादन की कहानी को। मैं तृप्ति महौर, सहायक अध्यापिका सामाजिक विज्ञान, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज किला रामपुर से आगे की कहानी के लिए पुनः इसी समय पर प्रस्तुत होंगी। तब तक आप सभी विद्यार्थी आज की मेरे द्वारा सुनाई गई किसान समाज की कहानी पर विचार मंथन कीजिए तथा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसे समझने का प्रयास भी कीजिए। धन्यवाद।